ज्यादा देर लगा दी मेरी सोच से। बस वही। लीज में मेंटेनेंस होगी, लीज ऑप्शन में मेंटेनेंस होगी। हमें 600 लिखो। अच्छा इंश्योरेंस लिख। लीज ऑप्शन में मेंटेनेंस होगी। सेविंग कैसे? हाँ नहीं, लोन ऑप्शन में तो मेंटेनेंस होगी ना, लीज में नहीं होगी। हाँ। यानी अब वहाँ मेंटेनेंस दिखाएंगे और यहाँ उसको सेविंग दिखाएंगे, तो फिर वहाँ लीज रेंटल को सेविंग दिखा दें। आप लोन ऑप्शन में मेंटेनेंस भी दिखाएंगे और लीज ऑप्शन में उस मेंटेनेंस को सेविंग भी दिखाएंगे। मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप बस ये बताएं कि आपने लोन वाली ऑप्शन कर ली, सॉल्व करनी है अभी? उसमें मेंटेनेंस लिखेंगे एज एन आउटपुट, तो फिर वहाँ कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ पर उसको सेविंग लिखेंगे, तो डबल नहीं होंगे। डबल काउंट कर लिया ना आपने। अच्छा यहाँ पर रेंटल लिख रहे हैं, तो लीज जो लोन वाला होगा वहाँ पर लीज रेंटल को सेविंग दिखा देना। ठीक है ऐसे क्यों? हाँ, तो वहाँ पर अगर हम ओन करेंगे तो मेंटेनेंस हम करेंगे, अगर किराए पे लेंगे तो फिर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे। तो जिस ऑप्शन में मेंटेनेंस करेंगे उसमें वो खर्चा आएगा, जिसमें नहीं करेंगे उसमें नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पर उस 600 को आउटफ्लो दिखाएंगे, यहाँ पर सेविंग दिखा लेंगे, तो आप डबल काउंट कर जाएंगे। फिर तो हर वो खर्चा जो वहाँ पर दिखा रहे हैं उसको यहाँ सेविंग दिखाएं, और यहाँ दिखाने वाला हर खर्चा वहाँ सेविंग दिखाएं।
जब हम अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना नहीं फिर दिखाने होते, क्योंकि हमने उनके एंड को कंपेयर करना है। ये टू पे क्यों है ये वाला? हाँ क्यों? नहीं नहीं वो तो है। ये किस दिन पे होगा? अच्छा, जब एसेट खरीदेंगे लोन ऑप्शन में तो किस दिन खरीदेंगे? लोन ऑप्शन में, हाँ टाइम जीरो पे दिखाएंगे। वो 31 दिसंबर होगा कि 1 जनवरी होगा? 31 दिसंबर होगा ना, ये लिखा तो हुआ है। तो फिर जब लीज पे भी देंगे तो जो पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे वो किस दिन देंगे? फिर वो भी 31 दिसंबर को देंगे। तो इसलिए ये फौरन ईयर 1 में इसका टैक्स आ जाएगा। इसमें मेंटेनेंस का क्या काम है लीज ऑप्शन में? बच रही है यहाँ पर, अगर हम फ्री के हाथ चले गए। अच्छा, लोन ऑप्शन लिख ली, उसमें लिखोगे मेंटेनेंस कि नहीं लिखोगे? लीज पे अगर हम लेंगे तो लीजिंग। अच्छा, और अगर हम लोन पे लेंगे तो हम वो तो फिर हमको भी बेयर करेंगे। हाँ, तो वो आउटफ्लो नहीं होगा, तो हमको भी मेंटेनेंस को दिखाएंगे ना, तो लोन ऑप्शन में आउटफ्लो दिखाएंगे ना। तो फिर वहाँ आउटफ्लो भी दिखाएंगे, वहाँ सेविंग भी दिखाएंगे। वहाँ फिर ना दिखाएं और तो फिर लीज रेंटल यहाँ ना दिखाओ, वहाँ सेविंग दिखा लो। ये तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे ना। जिस जगह पर जो है वो लिख दें। हम जब अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो जिस ऑप्शन में जो है वो लिखें, जिस ऑप्शन में जो नहीं है वो ना लिखें। इंश्योरेंस हो जाएगी भाई। लिखेंगे तो लिख दें, दोनों में सेम है। इन एनी केस इंश्योरेंस हमें ही पढ़नी है। इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय बीपी। तो दोनों ऑप्शन में इंश्योरेंस हमें ही पढ़नी है, चाहे दोनों में लिखें चाहे दोनों में ना लिखें। यार बहुत देर लगा दी यार। लोन वाला किधर? लोन वाला ये मेंटेनेंस लिखा है यहाँ पर। अच्छा, लोन ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? वो तो यानी केस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आउटफ्लो लिखेंगे मेंटेनेंस। हाँ अच्छा, मेरे इतने देरी में क्यों बैठते हो? तो फिर बैठ जाते यार आगे। ये यहाँ क्यों लिखी है मेंटेनेंस? सजेशन टू सर। अच्छा, लोन है, सॉरी लोन, ठीक है ठीक है। ये इसमें हाँ ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस वन टाइम होगा या एनुअली होगा? हर साल होगी इंश्योरेंस तो। चलिए इस तरह की इंश्योरेंस तो हर साल ही होता है, एनुअली होता है। बहुत देर लगा दी यार। कितने साल है? 4। लीज ऑप्शन में क्या क्या होगा? लीज का रेंटल होगा 7,000। 1000 में करना है तो 1000 कर लें, मिलियन में करना है तो 7 लिख लें। ये 4 रेंटल हो गए। जिस दिन मशीन खरीदी जाएगी, सवाल की आखिरी लाइन, तो वो 31 दिसंबर वाला सवाल है ये। यानी ये वो सवाल है जिसमें जब एसेट खरीदा जाएगा तो वो एक साल का एंड होगा। क्या फर्क पड़ेगा इस सवाल में? फौरन ही रिटर्न के अंदर वो क्लेम हो जाएगा। तो जिस दिन एसेट खरीदा जाएगा, अगर वो 31 दिसंबर होगा, तो अगर एसेट किराए पे लिया जाएगा तो भी 31 दिसंबर को किराए पे लिया जाएगा। और लीज रेंटल भी टैक्स वाले इसी तरह पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ करते हैं। तो ये अभी ही किराए पे लिया होगा, फौरन ही किराया देंगे और वो फौरन उसी रिटर्न के अंदर क्लेम हो जाएगा। क्या नहीं, देखिए डेप्रिसिएशन तो एक मिसाल है ना। बात यह है कि 31 दिसंबर वाले दिन ही हम एसेट ले लेंगे तो हमारे बाकी बिजनेस की रिटर्न जारी होगी, वो फौरन उसमें क्लेम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन उसी में क्लेम हो जाएगी। लीज रेंट भी तो उसी दिन देना है ना। ये लीज रेंट कब देना है? एडवांस का मतलब 1 जनवरी नहीं होता। एडवांस का मतलब है जब एसेट लीज पे देंगे फौरन रेंटल दे देंगे। अगर हमने एसेट खरीदना हुआ तो 31 दिसंबर वाले दिन खरीदने होंगे कि 1 जनवरी को? 31 दिसंबर। तो लीज पे ले रहे होंगे तो भी 31 दिसंबर को लेंगे ना, कोई एक दिन का इंतजार तो नहीं करेंगे। तो जब लीज पे भी 31 दिसंबर को ही लेंगे तो वो भी उसी रिटर्न के अंदर रेंटल क्लेम हो जाएगा।
लीज पेमेंट जितना रेंट देते हैं टैक्स वाले उसको अलाउ कर देते हैं। तो रेंटल जो लीज वाला है वो भी जैसे ही एसेट लीज पे लिया वैसे ही किस्त दे दी, रेंट दे दिया, टैक्स में वो रिटर्न में क्लेम कर लिया। तो इसलिए 1 साल बाद की वजह से इसका टैक्स इधर आ जाएगा। वो अजीब बात कर दी मैंने, लगता है अजीब बात कर दी। अगर अच्छा, अब से इससे पहले हम जो सवाल करते थे नॉर्मली, उनमें हम जो टाइम जीरो लेते थे वो इसका स्टार्ट होता था, ये यानी जब प्लांट खरीदा जाता है, जितने भी सवाल अब तक किए हैं वो ये दिन होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन पहले रिटर्न के अंदर क्लेम होती है आगे। लेकिन एक सवाल ऐसा किया था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि प्लांट जब खरीदा जाएगा तो वो इस दिन नहीं खरीदा जाएगा, इस दिन खरीदा जाएगा। लिखा वो जीरो पे होगा, लेकिन वो एक पिछले गुजरे हुए साल की रिटर्न के अंदर फॉरेन डेप्शन के तौर पे क्लेम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये एसेट खरीदते तो 31 दिसंबर पे खरीदते, तो किराए पे लेते तो कब किराए पे लेते? 31 दिसंबर पे ही। और रेंट एडवांस में देने का मतलब है जिस वक्त किराए पे ले रहे फौरन ही किराया देते, तो वो लीज रेंटल भी 31 दिसंबर को देते और ये भी पहली ही रिटर्न में फौरन के फौरन क्लेम हो जाता। इसलिए इसकी टैक्स सेविंग भी यहीं से आनी शुरू हो जाएगी। कितनी बनी इसकी सेविंग? कितनी? 245। जी 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 जी, तो उसको जीरो पे लिख देते। नेक्स्ट ईयर है इसलिए एक कॉलम आगे लिखा। क्या मतलब? अगर ये जो पहला 7,000 है, ये सवाल में लास्ट सेंटेंस अगर ना लिखा होता तो नॉर्मली सवाल में हम अज्यूम करते हैं 1 जनवरी, तो फिर इसका टैक्स 2 पे आना था जाके, क्योंकि यहां पर रेंट देते, पहला साल खत्म होता, उसकी रिटर्न जाती, लेकिन उस रिटर्न का टैक्स भी हम उससे अगले साल देते जाके यहां पर, तो फिर से 2 पे आ जाना था। ये तो 31 दिसंबर है तो वो 1 के ऊपर टैक्स आ गया इसका। अच्छा, यहां बैठे हुए 2-3 लोगों ने ये काम किया है और कैमरे के पार अगर कोई कर रहा था तो हो सकता है उनमें से भी किसी ने किया हो। लीज ऑप्शन में मेंटेनेंस को एज अ सेविंग नहीं दिखा देना। अगर हम मशीन खुद लोन लेके खरीदेंगे तो हम मेंटेनेंस बियर करेंगे, लेकिन अगर डीएस लीजिंग से किराए पे लेंगे तो वो खुद ही मेंटेन करके दिया करेगा, हमें वो कैश नहीं पड़ेगा। तो मेंटेनेंस का कैश आउटफ्लो लोन ऑप्शन में एज एन आउटफ्लो आएगा और यहां नहीं आएगा। अगर लोन ऑप्शन में उसको आउटफ्लो दिखा दें और यहां सेविंग दिखा दें तो डबल काउंट कर जाएंगे ये काम। और ये मेंटेनेंस वाला पॉइंट, ये रनिंग मेंटेनेंस अभी पहली दफा तो नहीं आई, मैंने जो पिछले 2-3 दिन में लीज और बाई का सवाल कराया मैं ये पॉइंट डाला था कि अगर हमें खुद मेंटेनेंस बियर करनी पड़ रही है तो वो लोन ऑप्शन में एज एन आउटफ्लो आएगा, और इस सूरत में चूंकि हमें बियर नहीं करनी पड़ रही तो नहीं आएगा। अगर ऐसे कर दिया कि वहां पर मेंटेनेंस को आउटफ्लो दिखाया और यहां पर मेंटेनेंस ना होने को सेविंग दिखा दिया, तो फिर लोन ऑप्शन में लीज का रेंट ना देना भी सेविंग दिखा लें और यहां पर लोन वापस ना करना भी सेविंग दिखा लेते हैं, फिर तो दोनों ऑप्शन गुडमुड़ी हो जाएंगी। तो हम लोग जब अलग अलग ऑप्शंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको अलग अलग प्रेजेंट करने की साइंस ही ये होती है कि हर ऑप्शन के जो कैश फ्लोज हैं बस वो लिखें। जब दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं तो एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कॉस्ट या सेविंग नहीं दिखा देनी, क्योंकि एंड के टोटल को कंपेयर तो कर लेना है। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट यहां नहीं आएगी, लोन ऑप्शन में आएगी। इंश्योरेंस दोनों जगह आएगी, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय बीपी। तो चाहे हम लोन पे लेके, चाहे लोन लेके एसेट खरीदें, चाहे किराए पे लें, ये तो हमें ही पढ़नी है। क्योंकि दोनों ऑप्शंस में है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। दोनों में लिख भी सकते हैं, बिल्कुल अलाउबल है ना। मैंने लिखी नहीं ना, इंश्योरेंस नहीं लिखी। अगर मैं इंश्योरेंस लिखूंगा तो उसकी भी मैं टैक्स सेविंग लिखूंगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में है ना? नहीं, लेकिन दोनों में ही सेम है ना, अच्छा ठीक है, इम्पैक्ट सेम है। तो इसलिए दोनों से इग्नोर कर दिया। यही वजह है कि हम लोन लेके मशीन खरीदें या लीज पे लें, उससे हम जो भी प्रोडक्शन करके सेल्स करेंगे वो तो नहीं लिखी ना, क्योंकि दोनों में सेम होनी है। तो इसलिए इंश्योरेंस को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका जो 2 ऑप्शंस का है लोन और इसका, अगर एक किसी कॉलम में अगर कोई और भी सिनेरियो वो बनाता है जिसमें एक सेविंग वो शो करता है कि बोन बाय लेसर है ये चीज, तो हम उसको नहीं कर सकते। आप 2 या 3 या जितनी भी वो ऑप्शन जो सवाल में कंपेयर कर रहे हैं और उन सबको सॉल्व करके प्रेजेंट कर रहे हैं, सबको अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको एंड पे नेट कंपेयर करके फैसला करना है। तो फिर एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरी ऑप्शन का ना होना एज अ सेविंग या कॉस्ट नहीं दिखाना, वरना वो डबल काउंट हो जाएगा। तो लीज ऑप्शन में बस यही है। और अगर लोन लेके खरीदते हैं तो कैश फ्लोज में लोन का आउटफ्लो आ जाएगा जो कि इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, और चूंकि ओन्ड एसेट होगा तो फिर उसको एंड पे बेचेंगे भी, आरबी भी आएगी। और टैक्स में डेप्रिसिएशन की भी टैक्स सेविंग होगी और इंटरेस्ट की भी टैक्स सेविंग होगी और मेंटेनेंस की भी होगी। तो लोन ऑप्शन वर्सेस लीज ऑप्शन, ये पार्ट बी था। जितना जितना किया है बस बहुत है, आप सोल्यूशन देख लें और उसमें से जो पूछना है पूछें, फिर मैं पार्ट ए कराता हूं उसका। कोई हाथ उठा नजर आया था मुझे इधर?
पार्ट बी अच्छी तरह से सोल्यूशन देख लें, जितना करना था ठीक है, अभी आप सोल्यूशन देख लें, और भी बहुत कुछ करना है आज। फिर मैं पार्ट ए करता हूँ बोर्ड पे। पार्ट बी में बताएं, कुछ पूछना है तो। जी ऐसे ही है जी। नहीं, सवाल में कहा हुआ है ना, सवाल में कहा हुआ कि टैक्स अगले साल जाके पे करना है, तो फिर सेम ईयर ही होता है। क्योंकि मेंटेनेंस एक्सपेंस है, वो भी तो एक लाउबल डिडक्शन है जी। वो कौन सी निशानी जिससे पता चल जाएगा कि एसेट इसके एंड पे जो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा? अच्छा, इस सवाल में चूंकि वो निशानी नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो जिस सवाल में जो जो निशानी आएगी उसके आपसे बताऊंगा। कल जो क्लास में सवाल किया था उसमें लिखा हुआ था कि ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं, इस सवाल में कोई निशानी थी ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ओनर जो लेसर है उसको ऐसे वापस जाना है। अब ये अगला सवाल जो कराऊंगा उसमें फिर बताऊंगा निशानी। और जी स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ लेसी यूज कर सकता है। अगर हम ये थे करते कि एसेट हमारे लेसी के पास रहेगा, फिर डेप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं लिखेंगे। आगे भी अगला सवाल कराऊंगा ना, तो उसमें बल्कि नहीं, चले अभी बता देता हूँ। सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि अगर सवाल में ये कहा होता कि एंड पे लेसी को ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर भी क्या हम ऐसे ही इन रेंटल्स पे टैक्स सेविंग लेते या फिर डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग आती? अगर इस सवाल में लिखा होता कि एंड ऑफ लीज टर्म लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो क्या फिर भी ये रेंटल्स की टैक्स सेविंग लेते या फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर देते? फिर भी रेंटल्स की टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो तब होगी एंड पे जाके। ओवर द 4 years तो वो रेंटल ही होगा, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। सिर्फ एक काम होगा जो अभी सवाल में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, कि लीज के एंड पे अगर ओनरशिप को ट्रांसफर हो जानी हुई तो फिर लेसी उसको बेचेगा और उसके ऊपर गेन ऑन डिस्पोजल होगा। वो फिर इस सवाल में नहीं है, इसलिए अभी नहीं बताया, अगले सवाल में बताऊंगा। हाँ जी, पार्ट बी में कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि लीज आया नहीं काफी अर्से से, तो हो सकता है कि आ जाए। तो इतना ज्यादा चांस भी नहीं है वैसे, नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से 2 सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले एक सेपरेट ग्रिड होता था, तो अब वो पिछली टाइम से वो ग्रिड निकल गया है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से 2 सवाल भी आ सकते हैं। जी बताइए। ये सारी ऑपरेटिंग लीज बेशक फाइनेंस भी हो तो क्या, फाइनेंस लीज में तो वो ऐसा ट्रांसफर नहीं जरूरी नहीं है, फाइनेंस लीज जरूरी तो नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज में तो ऐसे लाजमी वापस होता है, फाइनेंस में भी हो सकता है वापस, तो ये शर्त नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो सवाल में कैसे पहचानेंगे वो फिर हिंट्स बताता हूँ आगे। पार्ट बी में कोई सवाल नहीं किया? पार्ट बी में कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ? पार्ट ए समझाता हूं। अच्छा, ये जो पार्ट ए में समझाने लगा ना, ये मैं कोई लीज और बाय वाली चीज नहीं समझाने लगा, ये एक और चीज है जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में पूछी जा सकती है। इसको मैं प्राइसिंग डिसीजन कहने लगा हूं। ये जो अब चीज सिखाने लगा हूं ना, ये इस सवाल में तो है, इसलिए सिखा इस सवाल को यूज करके रहा हूं, वरना जो बात सिखाने लगा हूं पार्ट ए, वो कोई लीज और बाय स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के किसी भी सवाल में किसी भी शक्ल में चीज पूछी जा सकती है। बस उसकी एक ट्रिक बताने लगा हूं आपको, तो वो मुख्तलिफ वैरायटियों से टेस्ट हो सकती है। पार्ट ए में कहा हुआ है कि डीएस लीजिंग क्या रेंट चार्ज करे अगर वो ब्रेक इवन पे रहना चाहता है। तो जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छा पहले नहीं पढ़ी, या चलो अगर बहुत पहले भी पढ़ी है, शायद कहीं ना कहीं मेमोरी में हो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, जहां प्रॉफिट 0 होता है, यानी सेल्स और टोटल खर्चे बराबर होंगे फॉर द ईयर, 1 साल की बात होगी। तो ब्रेक इवन एक साल के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रेक इवन सेल उन सेल्स को कहते हैं जहां पर टोटल प्रॉफिट 0 हो, लेकिन ये 1 साल के कॉन्टेक्स्ट की बात है। अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में ब्रेक इवन पूछा हो, तो ब्रेक इवन का मतलब है एनपीवी 0। नहीं आईआरआर नहीं, कोई प्रोजेक्ट करना ब्रेक इवन पे होगा लॉन्ग टर्म डिसीजन में, तो उसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट को जब आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करें, यानी एनपीवी टेक्निक लगाएं, तो वो 0 निकले, तो उसका मतलब है प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पे। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर ब्रेक इवन मींस एनपीवी 0। तो रिक्वायरमेंट का पार्ट ए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा? अच्छा, पार्ट बी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? बीपी इंडस्ट्रीज। लेकिन पार्ट ए डीएस लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डीएस लीजिंग ने किराया कितना रखना है? कौन सा किराया? वो जो उसने अपने कस्टमर को चार्ज करना है। यानी डीएस लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्राइसिंग डिसीजन होने लगा है कि अपने कस्टमर को जो किराया चार्ज करे तो कितना किराया चार्ज करे, ये पूछा हुआ है। अब मैं आपको सिखाइए इस सवाल से रहा हूं, वरना मैं आपको एक जनरल टेक्निक सिखाने लगा हूं कि आपको किसी सवाल के अंदर सेल प्राइस पूछी जा सकती है,
कि डाटा सारा दिया हो, इतने यूनिट्स बेचने, इतनी कॉस्ट होगी, इतने इतने एसेट की कॉस्ट होगी, इतने लाइफ होगी, बताएं क्या सेल प्राइस रखें पर यूनिट कि ब्रेक इवन पे आ जाए। इस तरह भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है बताएं हर साल कितनी सेल्स करें कि ब्रेक इवन पे आ जाए। तो ये किसी भी मिसिंग फिगर से रिलेटेड ये चीज पूछी जा सकती है। जो टेक्निक मैं आपको इस सवाल के पार्ट ए से सिखाने लगा हूं वो सिर्फ लीज और बाय की चीज नहीं है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल में कोई भी चीज मिसिंग फिगर करके पूछी जा सकती है। ये चीजें मैंने समझा रहा हूं, लिखी वैसे मैंने हुई है, इनको कोशिश की है काफी सारी अंग्रेजी बना के लिखूं। इसको मैंने प्राइसिंग के तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन समझा मैं बहरहाल आपको इस सवाल से रहा हूं। डिसीजन पार्ट ए में किसने करना है? डीएस लीजिंग ने। तो अब अपना हम जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डीएस लीजिंग वाला बना लेते हैं। अब डीएस लीजिंग है, डीएस लीजिंग की इनकम क्या होगी? जो रेंट चार्ज करेगा। और अभी मैंने कहा ब्रेक इवन पे रहने का क्या मतलब होगा इसके कि एनपीवी 0 होगी। और आपसे पूछा है कि बताएं एनुअल रेंट कितना होगा। अब एनुअल रेंट नहीं पता, चलो ठीक है नहीं पता, उसके अलावा जो जो कुछ पता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। पार्ट ए कर रहा हूं मैं क्वेश्चन 18 का। डीएस लीजिंग ने जो मशीन खरीद के अपने कस्टमर को किराए पे देनी है, ये तो नहीं पता कि हम कितना किराया लेंगे, ये तो रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो कुछ पता है वो सब प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या पता है? अब डीएस लीजिंग बन के सोचना है। डीएस लीजिंग को प्लांट की कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन डीएस लीजिंग ने अपनी जेब से नहीं खरीदना, डीएस लीजिंग ने लोन लेना है। तो डीएस लीजिंग को शुरू में तो प्लांट की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और क्या इसके कैश फ्लोस होंगे? अच्छा, डीएस लीजिंग ने ना लोन लेके खरीदना है, ये बात क्लियरली लिखी हुई है सवाल के अंदर ही। जो पार्ट बी था ना वो बीपी इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो डीएस लीजिंग से लीज पे ले मशीन या एक्सटी था या फिर ईएफटी बैंक से लोन लेके ये मशीन खरीदे। ये पार्ट बी सिर्फ बीपी इंडस्ट्रीज के लिए था। लेकिन जो सवाल का डाटा है उसमें लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ के अंदर कि डीएस वुड फाइनेंस दी परचेज ऑफ मशीन बाय बोरोइंग एट 16%। कि ये जो डीएस ने मशीन आगे किसी कस्टमर को किराए पे देनी है, उसने वो मशीन कहीं से लोन लेके खरीदनी है। तो डीएस के आपको क्या क्या कैश फ्लोस पता है सवाल के? लोन रिपेमेंट होगी कितनी? अच्छा, पार्ट बी में जो लोन वापस करना था उसकी वर्डिंग और ये जो सवाल के दूसरे पैराग्राफ में लोन वापसी की वर्डिंग है, सेम है? क्या फर्क है टेक्निकली? रिक्वायरमेंट के पार्ट बी में प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के इंस्टॉलमेंट इक्वल है, जबकि सवाल के दूसरे पैराग्राफ में प्रिंसिपल की अमाउंट इक्वल है और इंटरेस्ट उसके अलावा हुआ करेगा। ये दोनों की वर्डिंग से फर्क पता चला सबको? सवाल के दूसरे पैराग्राफ में जो लोन रीपेमेंट की वर्डिंग है और जो रिक्वायरमेंट के पार्ट बी में लोन की रीपेमेंट की वर्डिंग है, दोनों डिफरेंट है। तो सवाल में डीएस लीजिंग ने जो लोन लेना है वो वापस करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल। The interest would be payable annually and the principal amount would have to be repaid in 4 equal annual installments. तो इंटरेस्ट हर साल देना है एंड प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो लोन कितना है? तो लोन चूंकि 20 है तो प्रिंसिपल तो आ गया 5-5 हजार। अच्छा, अब इंटरेस्ट के लिए वो रीपेमेंट स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। रीपेमेंट स्केड्यूल तब बनाना होता है जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है कि इसमें कितना इंटरेस्ट था। अब आप जबानी भी कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जब देने लगे होंगे तो इंटरेस्ट पूरे 20,000 पे पड़ा होगा। कितना? फिर जब 5,000 प्रिंसिपल वापस कर दिया होगा तो अगली दफा इंटरेस्ट 15,000 पे पड़ा होगा। फिर 5,000 प्रिंसिपल और वापस कर दिया होगा, फिर अगली दफा इंटरेस्ट 10,000 पे पड़ा होगा। फिर 5,000 और वापस कर दिया होगा, बाकी 5,000 रह गया होगा, तो उस पर फिर 16% पड़ा होगा। तो डीएस का एक तो ये कैश फ्लो होगा। इसके अलावा डीएस के और क्या क्या कैश फ्लो होंगे? मेंटेनेंस पड़ेगी इसको, वो उसको फिक्स स्टाफ की मेंटेनेंस वो उनसे ही काम करवा लिया करेगा। डीएस वाले जो मेंटेनेंस का काम करवा लेंगे ना वो अपने ऑलरेडी फिक्स्ड पेड वाले स्टाफ से करवा लिया करेंगे, तो उसको तो कोई खर्चा नहीं पड़ेगा इसको लीज पे देने का। और इंश्योरेंस पड़ेगी, क्यों? वो तो बीबी इंडस्ट्रीज करेगा। और क्या होगा? खर्चा तो यही होगा। फिर इसके अलावा प्लांट वो मशीन कस्टमर से वापस ले लेगा या कस्टमर के पास रह जाएगी? वापस ले लेगा। पार्ट बी किया ही इस बुनियाद पे, तो 4 साल बाद फिर ये उसको बेचेगा। कितने का? 2,000 का बेचेगा। अच्छा, मैंने खर्चों को पॉजिटिव रखा हुआ है। फिर इसके अलावा इसको टैक्स की सेविंग्स मिलेंगी। और किस किस पे मिलेगी? डेप्रिसिएशन पे भी, क्योंकि ओन्ड एसेट है, और इंटरेस्ट पे भी। और डेप्रिसिएशन की वर्किंग का पार्ट बी में ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि मशीन तो वही है और टैक्स रेट डेप्रिसिएशन का भी वही है, तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको वहीं से यूज कर लेते हैं। और टैक्स सेविंग ये इंटरेस्ट वाली ऊपर वाली फिगर ले लेते हैं।
कितना टैक्स रेट है? तो इस पे कितनी टैक्स सेविंग मिलेगी? 1750। नहीं यार, 11 2400 पे, 800, 1600 पे, 500 और 800 पे 200। मैंने खर्चों को पॉजिटिव लिखा है ना, तो इसलिए सेविंग नेगेटिव लिख ली। और टैक्स क्योंकि साल बाद है तो ये साल बाद। और डेप्रिसिएशन पे मिलेगी, डेप्रिसिएशन और वो लॉस वॉस सब। पहली रिटर्न में डेप्रिसिएशन कितनी? पहली रिटर्न में, जो कि खरीदते साथ ही रिटर्न में क्लेम हो जाएगा, इनिशियल नॉर्मल मिला के कितनी सेविंग बनेगी उस पर? 22, वो यहां आ जाएगी, क्योंकि पहली डेप्रिसिएशन तो पहली ही रिटर्न में फौरन क्लेम हो जाएगी। उसके बाद वाली डेप्रिसिएशन टैक्स रेट लगा के 27473। ये मैं टैक्स सेविंग की फिगर लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन पार्ट बी में कर चुके हैं वर्किंग, उसके ऊपर बस मैं टैक्स सेविंग लिख रहा हूं। नेक्स्ट 425383 और आखिरी वाला क्या हो गया? आखिरी वाली डेप्रिसिएशन और लॉस सब मिला के 7842 था, उसका 35% करें। क्या अजीब फिगर बना रहे हैं क्या? आखिरी साल का डेप्रिसिएशन लॉस सब मिला के 7842 था, उसका 35% लगाएं तो क्या बना? 27। और क्या क्या कैश फ्लोस पता है? डीएस लीजिंग के और क्या क्या कैश फ्लोस पता है? बस यही है। क्या नहीं पता? जो उसने रेंट इनकम कमानी है वो नहीं पता। अगर वो भी पता होती तो वो उतनी होती कि ब्रेक इवन का क्या मतलब है कि एनपीवी 0 वाली होती। तो जब आपको इस तरह से कोई चीज मिसिंग टेस्ट हो ब्रेक इवन कह के, इस सवाल में उसका रेंट इनकम पूछी, हो सकता है किसी सवाल में सेल प्राइस पूछी हो, इस तरह से मिसिंग फिगर्स पूछी जा सकती है। उसका तरीका यह है कि आपको जो नहीं पता तो चलो वो तो नहीं पता, जो पता है उसको प्लॉट कर लें और जो पता है उस सबको लिख के उसकी एनपीवी निकाल लें। इन सबका नेट रिजल्ट देखें क्या बनता है। 5925 58 5335 2857 3025। ये ऐसे है, ये नेगेटिव है। डीएस लीजिंग का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी डीएस लीजिंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी? 18%। तो इसकी 18% पे एनपीवी निकाल दें। सबकी डिस्काउंटिंग करके, ये आयन वाला माइनस है, 18% पे सबकी डिस्काउंटिंग करें और मुझे एनपीवी बता दें।
जी कितना आया 1590। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कोई चीज मिसिंग फिगर निकालनी हो तो उसका कोई ना कोई हिंट होगा। जैसे इस सवाल में कहा था कि ऐसा रेंटल बताएं कि ब्रेक इवन पे आ जाए। अब इसका हिंट ये है कि वो कोई ऐसा रेंटल होना था जिसमें एनपीवी 0 होनी थी। तो उसका तरीका यह है कि आपको जो नहीं पता उसको छोड़ दें, जो जो पता है वो लिख लें और उसकी एनपीवी निकाल लें। अब इस वर्किंग को यहां रोक दिया। रेहान ये सारा आ जाएगा ना, इसको फोकस आउट नहीं होगा, ये सारा आएगा सही नजर है? हाँ हाँ, अब जो लिखूंगा इतना ये जो करना था कर लिया। अब आगे एक और चीज दिखाता हूं। हर साल बराबर रेंटल लेना या चेंज होता जाएगा? लीज रेंट है बराबर ही होगा और वो हमने लेना है एडवांस। अच्छा, हम डीएस लीजिंग है, वो लेना है एडवांस में। पता नहीं कितना होगा, आर कह देता हूं मैं उसको। एक्स कहना है, एक्स कह दें, मैं आर कह देता हूं। एनुअल रेंटल को मैंने आर कह दिया, एक्स भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने टैक्स सिर्फ इनका लिखा था। रेंट इनकम होगी तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो उसका टैक्स यहां क्यों नहीं लिखा था? पता ही नहीं था। चलो उसका टैक्स यहां लिख लेते हैं। इस पे कितना टैक्स पड़ेगा? 35%, यानी 0.35 आर। कहां लिखूं? 0.35 आर, 0.35 आर, 0.35 आर, 0.35 आर, आर 0.65 आर, 0.65 आर, 0.65 आर और 0.35 आर नेगेटिव। इनकी डिस्काउंटिंग करते हैं 18% पे। 1.847, 0.718, 0.609 जी, 0.516 आर, 0.551 आर, 0.396 आर, 0.181 आर नेगेटिव। मिला इनको। अच्छा, ये 0.551 है, 0.461 है, उधर कुछ नहीं है तो 0 है। इनका टोटल करें तो ये बन गया 2.23, बस एक और 3, 233। जो सामने लिखा हुआ है इनको करना है बस यार। तो कैसे हो सकता है यार, ये 3 डिजिट्स हैं तो। अच्छा चलें, बस ठीक है। डीएस लीजिंग के इस ट्रांजैक्शन के सारे कैश फ्लोज मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिए। ये वो थे जो नहीं पता, लेकिन ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो ही होना था, और ये वो थे जो पता थे, मैंने अलग अलग लिख दिए। ये ऐसा लीज रेंटल होगा कि एनपीवी, तो वो तभी 0 होगी अगर इनकी पीवी और इसकी पीवी बराबर हो। लेकिन बराबर इन सेंस कि ये नेगेटिव होगी, वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये इनकम स्ट्रीम एक्सपेंसेस थे। बेशक मैंने अभी इसको सॉल्व करते हुए उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव है। मैंने कॉस्ट लिखी है ना, ब्रैकेट लगाया नहीं था, वरना असल में इनको ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर एंड पे यहां आंसर नेगेटिव आना है। तो इस सारे कैश फ्लोज को अगर एक जगह मिला के लिख लें तो वो एनपीवी उस सूरत ही 0 बनेगी अगर इस नीले वाले की एनपीवी भी क्या आ रही होती? 12,590 आ रही होती, लेकिन पॉजिटिव आ रही होती। तभी ये ब्रेक इवन पे आएगा, तभी एनपीवी 0 होनी थी। तो अब हमें इस वक्त इस नीले नीले में से ये पता चल गया कि 2.233 आर मस्ट बी इक्वल टू 12,590। यहां से आर निकल आएगा 56। अच्छा, ये रेंटल की ग्रॉस फिगर निकली है कि नेट ऑफ टैक्स फिगर निकली है? ये ग्रॉस फिगर निकली है कि नेट ऑफ टैक्स? हमने आर ग्रॉस को कहा था, तो ये ग्रॉस रेंटल है। ये रिक्वायरमेंट ए में पूछा हुआ था, तो मैंने तो सवाल को रेंटल के थ्रू, चूंकि रेंटल पूछा हुआ था, अगर एक वैसे अलग से जैसे पहले पढ़ा था लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल होता और उसमें सेल प्राइस पूछी होती, तो आप सेल प्राइस को एक्स अज्यूम कर लेते और उसको हर साल के यूनिट से मल्टीप्लाई करके ये सेल बनाते जाते। देखिए इसमें तो था ना हर साल का टोटल एक ही रेंट, तो हमने हर साल के कैश फ्लो को बस आर कर लिया, एक्स कर लें। हो सकता है कोई सवाल होता है जिसमें पूछी होती कि इस साल में इतने यूनिट्स बेचने, इतने बेचने, इतने बेचने, बताएं सेल प्राइस क्या रखें,
तो आप सेल प्राइस को एक्स अज्यूम कर लेते और पहले साल में कैश फ्लो क्या लिखते, एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर उसका टैक्स, फिर उसका एंड रिजल्ट, फिर टैक्स, उसकी नेट एनपीवी, फिर आंसर आ रहा होता समथिंग इंटू एक्स। और इसको किसके बराबर इक्वेट कर लेते, जो जो कुछ पता होता वो अलग सॉल्व कर लेते और उसकी एनपीवी निकाल लेते, और इस अननोन की पीवी उसके बराबर आएगी तो ब्रेक इवन है। तो इस तरह से आपसे कोई और मिसिंग फिगर भी पूछी जा सकती है। तो तरीका यह है कि जो मिसिंग फिगर पूछी है उसके अलावा जो कुछ पता है वो अलग सॉल्व कर लें, उसकी एनपीवी निकाल लें, मतलब पीवी ऑफ अननोन, पीवी ऑफ नोन्स निकाल लें, फिर जो अननोन है उसको एक्स ए बी सी आर कुछ भी अज्यूम करके उसकी एनपीवी निकालें, और फिर उसका जो आंसर निकले उसको नोन्स की एनपीवी के बराबर रख लें और एक्स फाइंड कर लें। नहीं समझ आई? अच्छा, अगर ये बात समझ आई है तो इसकी एक दो वैरायटी और बोलनी है मैंने, ये समझ आया है तो दो वैरायटी और बोलनी है जी। कुछ बताएं क्या कंफ्यूजन। तो जब भी किसी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल में आपसे कुछ भी मिसिंग पूछ लिया जाए, जैसे इसमें एनुअल रेंटल मिसिंग पूछा था, हो सकता है सेल प्राइस मिसिंग पूछी होती, हो सकता है कि लेबर की कॉस्ट पर यूनिट मिसिंग पूछी होती, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट मिसिंग पूछी होती, कुछ भी चीज मिसिंग हो सकती थी। तो जो जो पता है उसको अलग सॉल्व करके एनपीवी निकाल लें, उसको सॉल्व कर लें, फिर जो नहीं पता उसको एक्स अज्यूम कर लें, और उससे जो जो कनेक्टेड है यानी टैक्स उसकी एनपीवी निकालें, फिर इसका जो फाइनल आंसर निकले उसको नोन्स की एनपीवी के बराबर रखें और वो एक्स फाइंड कर लें जी। क्या करें, किस एनपीवी फैक्टर से डिवाइड करें, कौन से एनपीवी फैक्टर से डिवाइड करें, 18% पावर, 18% पावर 4 के साथ, पावर 4 के साथ, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं क्यों निकल आएगा, और अगर नहीं निकल रहा तो क्यों नहीं निकल रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोच के बताया ना। अच्छा, सवाल में बाकी से भी शेयर कर लेता हूँ। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि ये पूरा ऐसे सॉल्व करने की बजाय, रेंटल तो एनविटी ही है ना, तो उसको अगर एनविटी फैक्टर से डिवाइड कर लेते तो रेंटल आ जाता। दो जवाब है इसके, इसमें तो सिंगल आइटम थी, हर साल आर था, बेशक आप एनविटी फैक्टर से कर लेते, लेकिन जिस सवाल में सेल प्राइस निकालनी होगी, हर साल के यूनिट्स फर्क होंगे, फिर कैसे करेंगे। और दूसरा जवाब यह है कि ये सिर्फ तब एनविटी फैक्टर से सेम आ जाता अगर टैक्स भी सेम ईयर होता तो। अब ये जितने कैश फ्लोज यहाँ लिखे नजर आ रहे हैं, क्या इन पे एनविटी लग रहा है? नहीं, वो और है, ये और है, ये बीच वाले और हैं, उधर आ रहे हैं, इधर 0.65 आ रहा है, 0.65 आ रहा है, 0.65 आ रहा है, 0.35 आ रहा है, तो एनविटी रहे नहीं। अगर वो आर और ये 0.35 आर दोनों सेम ईयर होते हैं ना, फिर एनविटी फैक्टर लगा लेते। मैं जो अगला सवाल कराऊंगा उसमें लगाऊंगा एनविटी फैक्टर। हाँ, जैसे यहाँ की है, इसके लिए यही रेवेन्यू था, हमने रेवेन्यू पे टैक्स लगा, क्योंकि सब खर्चों पे टैक्स सेविंग ले चुके, तो सेल्स पे टैक्स लगा लेंगे तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट का टैक्स बन रहा होगा। तो इस सवाल में इसका रेवेन्यू ही यही था। अगर कोई यूनिट्स दिए होते और उनकी सेल प्राइस पूछी होती तो उसमें वो रेवेन्यू होता, तो उसमें हम सेल प्राइस पर यूनिट को एक्स रख लेते और नंबर ऑफ यूनिट्स हर साल के मल्टीप्लाई करके ये रेवेन्यू की लाइन बनती, ये उन पे 35% टैक्स बनता, इसकी एनपीवी निकलती है और उसका जो आंसर आता है उसको उसके बराबर इक्वेट करते, फिर वहां से एक्स निकल आता। तो ये मिसिंग फिगर निकालने का तरीका। ये बात सबको समझ आई? क्योंकि मैंने दो वैरायटी और बोलनी है फिर, ठीक है बोलूं? दूसरी वैरायटी, हो सकता है इस सवाल में ये कहा होता कि ऐसा एनुअल रेंटल बताएं कि इस लीज पे डीएस लीजिंग की एनपीवी पॉजिटिव 4 मिलियन आ रही होती। दोबारा, इस सवाल में तो कहा है ना ऐसा रेंटल बताएं कि ब्रेक इवन हो जाए। हो सकता है सवाल में पूछा होता कि ऐसा रेंटल बताएं कि इसकी एनपीवी पॉजिटिव 4 मिलियन आ रही होती, तो उस 12 में 4 ऐड करके 16 बना के यहां लिखते हैं, क्योंकि इन इनफ्लोज की पीवी 16 आएगी तो 12 ऐड करके 4 बनना था। तो अगर ब्रेक इवन है तो इस अननोन के आंसर के बराबर उस नोन की पीवी रखना है, जो कि यकीनन खर्चे होंगे। और अगर ब्रेक इवन नहीं, कोई एक सर्टेन एनपीवी कह दी है तो उसको उसमें ऐड करके फिर यहां लिख लें। और इन दोनों वैरायटियों में डिस्काउंट रेट क्या रख रहे हैं? जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रख रहे हैं। दूसरी वैरायटी ओके। तीसरी वैरायटी, दूसरी दोबारा यही सवाल होता और ये पूछा होता कि डीएस लीजिंग ऐसा क्या रेंटल रखे कि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 4 मिलियन कमाए, वो यानी वो 4 मिलियन पॉजिटिव एनपीवी कमाए, ऐसा क्या रेंटल रखे? नहीं, उसको नहीं कम करना, वो 12 आ गया। अब इसका ये रेवेन्यू है, वो खर्चे थे, उनकी एनपीवी 12 थी, ये रेवेन्यू है, इसकी पीवी 16 होगी तो पॉजिटिव 4 आना था। तो इसलिए आप जब इसको 12 से इक्वेट कर रहे हैं तो 12 से ना करें, प्लस 4 मिलियन कर लें। देखिए एनपीवी 0 लानी थी ना, तो रेवेन्यू की पीवी उसके बराबर आ गई। अगर एनपीवी 4 मिलियन पॉजिटिव लानी होती तो रेवेन्यू की पीवी उस 12 से 4 ज्यादा यानी 16 मिलियन आती, तो यहां पर 16 रखते फिर। और इन दोनों वैरायटी में डिस्काउंट रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरी वैरायटी, हो सकता है सवाल में यह कहा होता कि ऐसा रेंटल बताएं कि डीएस लीजिंग
इस ट्रांजैक्शन से 25% IRR कमा ले। ऐसा रेंटल बताएं कि DS लीजिंग इस ट्रांजैक्शन से 25% IRR कमा ले। वो कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा रेंटल बताएं कि जिससे DS लीजिंग इस ट्रांजैक्शन से 25% IRR कमा लेता। इसको बढ़ा देंगे, NPV को 25% बढ़ा देंगे। किसको? डिस्काउंट फैक्टर 18 की बजाय उधर भी के इधर भी के उधर के इधर फेंक देगा। अगर सवाल में ये पूछा होता ना कि ऐसा रेंटल बताएं कि DS लीजिंग 25% IRR कमा रहा होता, तो IRR पे डिस्काउंटिंग की जाए तो NPV, तो अब हम इस तरीके से सॉल्व करते जैसे बोर्ड पे किया हुआ है, बस 18 की जगह 25% यूज करते, वहां भी और यहां भी। अगर टारगेट IRR रख के पूछा होता ना, तो IRR पे NPV आए तो क्या आती है? तो अब हम डिस्काउंट रेट IRR उस 25% को यूज करते हैं यहां भी और यहां भी, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर प्रोजेक्ट के IRR पे ही NPV निकाल ली जाए तो जीरो होती है ना, तो फिर इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि डिस्काउंट रेट 18 की बजाय 25 रख लेते हैं, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये बातें मैंने कोशिश की अंग्रेजी में लिखने की, जितने भी टूटी फूटी लिख सकता था। पेज नहीं 25%, 18% की जगह 25%, 18% का 25% नहीं, हम 25% पे NPV की कैलकुलेशन करते। ये बात मैंने पेज 38 के एंड पे और 39 के मिड तक ये पढ़ लें सारा। पेज 38 के एंड से 39 पेज के मिड तक ये सारा कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ, पढ़ के देख लें। हाँ जी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में इस तरह से कुछ भी मिसिंग फिगर्स पूछी जा सकती हैं। चलिए एक तगड़ा सवाल और कराता हूँ, बल्कि वो लेक्चर 23 में करवा देता हूँ। जी पूछे। लैंड पे लॉस कब आ रहा है? कौन सा लॉस? वो एंड पे बेचने वाला चौथे साल की रिटर्न में आएगा ना, यानी टाइम 5 पे शो करेंगे उसको। 4 साल, चौथे साल के एंड पे वो बेचेंगे, तो चौथी रिटर्न के अंदर वो लॉस आना है, लेकिन उसकी पेमेंट होते होते 5 आ जाना है। 3 में क्यों लिखा? 0 की रिटर्न नहीं, पहले रिटर्न क्लियर कर लें। 0 की रिटर्न में पहली डेप्थ चली गई, 1 की रिटर्न में, 2 की रिटर्न में, 3 की रिटर्न में और 4 की रिटर्न के अंदर भी, क्योंकि लाइफ तो 4 साल है ना। इस पे बताएं और क्या पूछना है। चलें ठीक है, लेक्चर 23 में और सवाल कराता हूँ, ठीक है।